नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्टोरी। हम क्लास 9 का अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं। आज उसमें लेक्चर नंबर 5 हमारा चलेगा। लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो आइए जानते हैं। हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हिटलर का किस प्रकार से उदय होता है, हिटलर की क्या सोच, एक क्या दृष्टिकोण जर्मनी को लेकर के होता है, किस प्रकार से वो शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की एक कल्पना पूरे जर्मनी के लोगों के सामने रखता है। और अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या है। नात्सी कौन होते हैं जो कि इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, जो हिटलर की विचारधारा उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, वो कौन है नात्सी। अब उनका विश्व दृष्टिकोण क्या है, वो पूरे दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, वो अपनी नजरों से कैसा विश्व को देखते हैं, वो जानेंगे। नस्लवादी राज्य की स्थापना ये क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। यहूदियों का हाल पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी, और आज फिर से हम इसी की चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे, इस शब्द को समझेंगे और फिर इस पूरे टॉपिक को भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और हम लोग पढ़ेंगे नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। देखिए, जो भी विचारधारा है, विचारधारा की स्थापना ही इसलिए होती है कि वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के रंग में पूरी दुनिया को रंगना चाहता है। हम कहीं ना कहीं उसी को ही विचारधारा कह रहे हैं। जब हम कहते हैं गांधीवाद पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, मतलब क्या हो, हिंसा होनी चाहिए, ठीक है, शांति से काम होना चाहिए। जब हम भगवान बुद्ध की विचारधारा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि शांति में काम होना चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो होना चाहिए। तो हर विचारधारा का एक विश्व दृष्टिकोण होता है कि पूरा विश्व कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का विश्व होना चाहिए। शांति वाला विश्व होना चाहिए, हिंसा वाला विश्व होना चाहिए, समानता वाला विश्व होना चाहिए। तो हर विचारधारा का क्या है, एक विश्व दृष्टिकोण है। हमने अध्याय 2 में पढ़ा समाजवाद की विचारधारा। कार्ल मार्क्स की अगर हम विश्व दृष्टिकोण की बात करें तो क्या है कि पूरा विश्व किस रंग में रंगा हुआ होना चाहिए, लाल रंग में रंगा हुआ होना चाहिए। मतलब किस में हो, समाजवाद में, साम्यवाद में रंगा हुआ हो। ये किसकी कल्पना थी, ये किसका विश्व के लिए दृष्टिकोण था, ये कार्ल मार्क्स का था। लेनिन का ये सपना था कि रूस से सोवियत संघ बना और सोवियत संघ से जो पूरा यूरोप और पूरा विश्व क्या हो, एक समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा को अपनाए। ये क्या था, उस विचारधारा का विश्व दृष्टिकोण था। हर विचारधारा का एक अपना विश्व दृष्टिकोण होता है। और यहां तक कि एक हम इंडिविजुअल भी अगर बात करते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर भी अगर बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम सब अपने आप में एक विश्व देखना चाहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए, हमारा शहर ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो हम सब क्या है, एक कहीं ना कहीं पूरा विश्व के लिए दृष्टिकोण देख रहे हैं कि ऐसा विश्व, ऐसा समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो नात्सियों का क्या विश्व दृष्टिकोण है, वो नात्सी कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं और कैसा पूरा विश्व चाहते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। देखिए, अब यहाँ पे है ना, आपको दो बातें पढ़नी है। ये एक तो क्या है, एक तो यहाँ पे जो है नस्ल के आधार पर भेदभाव है। नस्ल के आधार पर भेदभाव, नस्ल का मतलब अगर इंग्लिश में कहे तो स्पीसीज के रूप में है। ठीक है भाई, किस प्रकार का नस्ल का, उसका रंग कैसा है, उसका बॉडी स्टाइल उसका कैसा है, ये नस्ल है। जैसे हम लोग जानवरों में नहीं कहते ये उस ब्रीड का, उस क्वालिटी का जानवर है। जैसे कुत्तों में नहीं आता ये लेब्राडोग है, ये वो वाला है, ये अलाना फलाना टीम का। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, कुत्तों के बारे में। ओके, तो क्या होती है, नस्ल होती है। तो नस्ल के आधार पर भेदभाव है। और दूसरा क्या है कि जो हिटलर की विचारधारा है, हिटलर क्या है, एक तरीके से जर्मन को बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है, जर्मनी को बहुत ताकतवर राष्ट्र बनाना चाहता है। जो वर्साई की संधि में जो नुकसान हुआ है जर्मनी को, जो वर्साई की संधि में जो अपमान हुआ है जर्मनी का, उस अपमान का क्या है, बदला लेना चाहता है। कौन, हिटलर बदला लेना चाहता है। और वो बदला क्यों, भाई नुकसान क्या हो, तो बहुत ज्यादा क्या है, कर्जे में डुबा दिया गया जर्मनी को। जर्मनी को बिल्कुल क्या कर दिया गया, अपंग बना दिया गया। अब वो कर्जा अगर चुकेगा, वो कैसे चुकाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो हमारे पास पैसा, और पैसा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा, जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास संसाधन होंगे, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होंगे। और ये रिसोर्सेज आएंगे कैसे, जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होंगी, जमीन होंगी। तो जमीनों को भी क्या है, वो अपने अंडर में लेना चाहेगा, अपने अधीन करना चाहेगा। मतलब क्या करना चाहेगा, एक हिटलर खुद का अपना साम्राज्य बनाना चाहेगा, जहां पर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा आसपास के देशों की भी जमीन क्या है, वो अपने अधीन कर लेगा। तो दो आधार पे हम लोग देखेंगे। पहला कि नस्ल के आधार पे, ये बात उसी के लिए कि सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जो नस्ल के आधार पे जितने भी समाज थे, उन सभी को क्या है, बराबरी का अधिकार नहीं था। कोई उसके लिए ऊपर था तो कोई उसके लिए नीचे था। उसने क्या कर रखा था, एक सीढ़ी बना रखी थी, एक पायदान क्रिएट कर रखा था कि भाई सबसे ऊपर ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो एक पायदान, एक ऑर्डर क्या है, उसने क्रिएट कर रखा था, नस्ली आधार। और इस ऑर्डर को हम लोग ने क्या बोला, नस्ली आधार। नस्ल के आधार पे जो आधार बनाया गया उसे नस्ली आधार कहा जाएगा। बेहतर थे या कमतर थे, तो उसके नजर में दो प्रकार के ही लोग थे। या तो बेस्ट है
सबसे अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन है, या कमतर मतलब वर्स्ट है, सबसे खराब लोग हैं, या तो बहुत ही अच्छे लोग हैं या बहुत ही बेकार लोग हैं। उसके लिए बीच वाला क्राइटेरिया है नहीं, या तो सबसे अच्छे या सबसे बेकार। तो अब जो बेहतर वाली क्वालिटी में कौन से लोग आ रहे हैं? ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन सबसे ऊपरी है। देखिए अब पहले तो एक एक शब्दों को समझिए। ब्लॉन्ड या नीली आंखों, ब्लॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिसके क्या हो, गोल्डन हेयर हो, सुनहरे बाल हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस बच्चे के सुनहरे बाल है। ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, तो नीली आंख, जिसकी आंखें क्या हो, ब्लू आईज हो। और आर्यन क्या है? नॉर्डिक जर्मन आर्यन। देखिए आज के समय में अगर जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जो नॉर्डिक देश हम किनको बोलते हैं? ये फिनलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्य। ये देखिए आर्य शब्द है ना, आर्य शब्द अगर आप आगे भविष्य में जाकर के हिस्ट्री को और भी डिटेल से पढ़ते हैं तो भारत में भी ये आर्य शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। पर अभी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं जर्मन आर्य की। जर्मन आर्य के लिए क्या कहा गया है कि जो जैसे ये मान लीजिए ये यूरोप है, तो यूरोप का जो उत्तरी वाला भाग है ना, वहां के लोग हैं ये आर्य कम्युनिटी। ये आर्य कम्युनिटी वहां के लोग हैं और जर्मन से मिलते जुलते हैं। और ये सबसे क्या है, टॉप क्वालिटी के लोग हैं, ठीक है, जिनके क्या है, बाल सुनहरे हैं, आंखें नीली हैं, और ये नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, जो क्या है, सबसे ताकतवर, सबसे बढ़िया जो लोग हैं ना वो यही है। तो फिर सबसे बेकार कौन है? सबसे बेकार है यहूदी सबसे निचले पायदान पर है इनके लिए। किनके लिए? हिटलर के लिए, हिटलर की विचारधारा के लिए। नात्सियों की जो विचारधारा है उसमें सबसे ऊपर तो कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं। जो सबसे फिटेस्ट है, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत है, वो कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं। और सबसे बेकार जो है इनके लिए वो कौन है? यहूदी है। आर्य का कट्टर दुष्ट शत्रु माना जाता है। तो ये जो आर्य वाला ग्रुप है, अब ये आर्य वाले ग्रुप में ही कौन है? हिटलर खुद को मानते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? यहूदी है। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य यहूदियों के बीच में रखा गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि पूरा का पूरा एक, मतलब मैंने कहा ना कि इन्होंने ऑर्डर सेट कर दिया। तो सबसे ऊपर तो किसको रखा गया है? जो जर्मन आर्य है, सबसे ऊपर कौन है? जर्मन आर्य है। और जो सबसे नीचे हैं किसको रखा गया है? यहाँ पे सबसे नीचे रखा गया है जो यहूदी है, उनको रखा गया है। ओके, सबसे नीचे किसको रखा गया है? जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं उनको सबसे नीचे रखा गया। अब इनके अलावा जो बाकी और कोई समाज के लोग हैं तो उनको उनके रंग के आधार पर अलग अलग बेसिस को उनके बीच में डाल दिया गया। पर सबसे टॉप पे कौन है? आर्य है, और सबसे नीचे यहूदी है। इसको देखो समझाने के लिए मैं आपको आसान भाषा में और समझाता हूँ। आप भारत में रहते हैं, भारत की तो जो सामाजिक व्यवस्था उसको आप पढ़ते हुए आए हैं और काफी समय से पढ़ रहे हो, जानते भी है। जैसे कि हमारे पहले क्या था, प्राचीन समय में हमारे भी क्या कर रखा था? ऑर्डर बना रखा था, जाति आधार पर ऑर्डर बना रखा था। भाई सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण है, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये भी क्या था? ये ऑर्डर ही था। तो वैसा ही ऑर्डर जर्मनी में बनाया गया, वो नस्ल के आधार पर कि भाई ये जो आर्य हैं वो सबसे ऊपर है, यहूदी सबसे नीचे, और इनके बीच के जो समाज के लोग हैं उनको रंग के आधार पर या उस आधार पर क्रिएट करके बीच में डाल दिया गया। पर सबसे बेस्ट कौन है? आर्य है। हिटलर ये ऐसा देश देखना चाहता था, ऐसा विश्व हिटलर देखना चाहता था जिसमें क्या हो, जो सबसे ताकतवर लोग हैं ना बस वही रहे, ताकतवर, और जो मतलब ये कह सकते हैं जो गुड लुकिंग लोग हैं ना वो उसके नजर में रहने चाहिए। और गुड लुकिंग या सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन लोग कौन है? जो सबसे ऊपरी पायदान पर है। और ऊपरी पायदान पर कौन है? जो नॉर्डिक जर्मन आर्य है वो कौन है? सबसे ऊपरी पायदान पर है। क्लियर यहां तक की बात? तो यहां पे जो हमने पहला नस्ली आधार है वो नस्ली आधार हमारा कंप्लीट करते हैं। हिटलर की नस्ली सोच, नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। देखो अब जो हिटलर की नस्लवाद वाली सोच थी ना, इसके लिए जो नात्सियों की दलील, मतलब जो उनका पक्ष था ना वो बहुत सरल था, सिंपल सा पक्ष देते थे वो कि भाई क्या पक्ष है, वो पक्ष सुनिए। ये जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। देखिए अब मेरी बात सुनिए, आप साइंस पढ़ते हैं, ये चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन का आपने नाम सुना होगा। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों ने क्या है, एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत के तहत ये कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा ना वही क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा, वही कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अगर आप फिट नहीं है तो आप क्या है, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आप अपने आप को नहीं बना करके रख पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानिए, जैसे कि आज अगर है ना कोई बंदा है जो जैसे राजस्थान में रहता है। अब राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे क्या है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, डेजर्ट वाला इलाका है, ऐसे इलाके में अगर रहता है। अब मान लीजिए अगर उस पर्सन को गर्मी सहन करने की तो बहुत अच्छी हैबिट हो गई, बट अगर वो पर्सन कश्मीर में जाकर के रहने लग जाता है और अगर वहाँ की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो क्या होगा? वो कंटिन्यू कर पाएगा? वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है इनकी थ्योरी के अनुसार कि सर्वाइवल ऑफ द फिट, जो फिट होगा ना वही सर्वाइव करेगा।
फिटेस्ट ही सर्वाइवल करेगा, कमजोर इंसान कभी सर्वाइवल नहीं कर सकता। ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की अपनी थ्योरी थी, अपनी सिद्धांत। ये इन्होंने नॉर्मल जो एक आपको सिद्धांत देखने को मिलता है ना, वैसा सिद्धांत इन्होंने दिया, और इन्होंने कभी ह्यूमंस में इस बात का कंपैरिजन नहीं करा। पर क्या था, हिटलर था सन की आदमी, पागल था, तो उसने क्या है इनकी थ्योरी को आधार बना लिया। इनकी थ्योरी को क्या है बेवकूफों की तरह समझ लिया कि यार चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जो सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेंगे, वही राज करेंगे, और सबसे कमजोर है वो नस्लें क्या कर दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। तो अब इन्होंने सोचा यार सबसे ताकतवर नस्ल कौन सी है, बोले नॉर्डिक जर्मन आर्यन, तो बोले वही जिंदा रहनी चाहिए। और बाकी तो फिर सबसे ऊपर जब जर्मन आर्यन है तो बाकी सब तो उसके नीचे है, तो उन सबको तो जीने का हक है ही नहीं, उनको तो क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो इन दो महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसकी भी क्या है बिल्कुल धज्जा उड़ा दी किसने हिटलर भैया ने। क्योंकि अब कभी कोई हिटलर भैया के साथ इनके लिए पड़ेगा तो बेचारा इनसे और क्या करने लग जाएगा, नफरत करने लग जाएगा, यार इनके कारण बेचारा इतने यहूदियों को मारा, पर इनकी कोई गलती नहीं थी। ओके, तो इनकी सीधी सी दलील थी नात्सियों की कि भाई क्या होगा, जो सबसे ताकतवर होगा उसको जिंदा रखा जाए और जो सबसे कमजोर उसको मार दिया जाए, वो जीने के काबिल ही नहीं, उसको अधिकार ही नहीं है। आर्य नस्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उस पायदान में सबसे ऊपर है ना, उस पायदान में सबसे ऊपर है आर्य नस्ल। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। और ये इसे क्या, अपनी जो शुद्धता है, अपनी जो प्योरिटी है उसे बनाए रखना है और उसे अपनी ताकत हासिल करनी है और पूरी दुनिया पे क्या करना है, राज करना है, पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व जमाना है। किसको, जो जर्मन आर्यंस है उनको। तो अब देखिए पहला तो जो विचार था वो किस चीज का था, नस्ली आधार का था। नस्ली आधार का विचार हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा उसका क्या था कि अपना साम्राज्य पूरा जो है क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा जमीनों को अपने अधीन लेना और उन जमीनों से, वो जमीन अपने अधीन लेकर के क्या होगा, संसाधन बढ़ेंगे और संसाधनों से विकास किसका होगा, जर्मनी राष्ट्र का होगा। वो ये चाहता है, ही तो ये है ना कि जर्मनी को क्या करे, शक्तिशाली देश बना दे। तो उसके लिए जो उसने पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को क्या कहा गया है, लेबेंसराउम कहा गया है। यह जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। ओके, अब ये क्या है, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। जीवन परिधि क्या होता है, देखिए हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ है और इस लाइफ में हमें क्या है, खाने पीने, हम मैंने कहा ना रोटी कपड़ा मकान सबसे जरूरी होता है, रकम जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ये क्या चाहता था, जो हिटलर है वो ये चाहता था कि जो जर्मनी के लोग हैं ना, उनके पास रहने के लिए भी खूब जगह होनी चाहिए, उनके पास किसी संसाधनों की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उनको क्या चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए, रहने के लिए उसे उन्हें बहुत अच्छी जगह मिलनी चाहिए। तो जीवन परिधि की भू राजनीतिक, भू मतलब जमीन, तो जियोपॉलिटिकल बात कर रहा है वो कि भूमि के ऊपर हमारी राजनीति चलती रहे और लोग उस पर रहे। कौन रहे, जर्मन आर्यंस रहे। इसकी नजर में जर्मनी के सच्चे और असली लोग ही कौन है, जो जर्मन आर्यंस है, बाकी उसके लिए सब बेकार है। उसकी नजर में वो इंसान भी नहीं है इनके अलावा जो है। ओके, वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। तो जो जर्मनी के लोग हैं, अब देखिए मैं जितनी बार कहूं जर्मनी के लोग, तो आप ये बात मान करके चलेगा, ये मुख्यतः आर्यों की बात कर रहा है क्योंकि ये इंसान ही उनको मान रहा है, बाकी तो उसके लिए वो जानवर समान हो रहे हैं सभी के सभी, ठीक है ना। तो इसका मानना था कि अगर हमें जर्मनी के लोगों को बसाना है तो हमें क्या ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए होगी। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, तो उनको क्या ज्यादा ज्यादा जमीन चाहिए, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, उनको खूब संसाधनों की जरूरत होगी, तो उनके लिए हमें बहुत ज्यादा क्या है, जमीन इकट्ठी करनी होगी। मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के लिए साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं हमारी जो मातृभूमि है। तो अब इसने क्या बोला है, जो हमारा देश है, जो मातृ देश है, जहां पे हमने क्या है, जन्म लिया है, हमारा जीवन पूरा का पूरा क्या है, इस देश पे निछावर है। तो इस देश का क्या है, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। पहले अगर जर्मनी इतना सा है तो फिर इतना सा होगा, फिर इतना सा होगा, तो जर्मनी बढ़ता जाएगा, देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इलाकों में जो जाकर बसने वाले जो लोग हैं ना, वो बसेंगे जन्म स्थान के साथ, उनके जो गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो ये रहता था कि वे जन्म स्थान पर ही आए, तो वो जो परेशानी आती थी वो परेशानी अब इन लोगों के साथ नहीं आएगी। जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। तो अब जर्मन राष्ट्र के लिए क्या खूब संसाधन आ जाएंगे और संसाधनों से क्या होगा, हमारे पास खूब धन आएगा और धन से हम क्या है, फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। ये किसकी थ्योरी है, पूरी की पूरी हिटलर भैया की थ्योरी है। देखिएगा अब इसमें जो लेवेनस्ट्रॉम की जो उसकी थ्योरी, उसका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसमें कहता है, मानना है इसके दो काम यहाँ पे। पहला तो क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ा देना, तो जो देश है उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, जो लोगों के लिए बसने के लिए काफी जगह मिलेगी। और तीसरा क्या है कि जर्मनी के पास संसाधन बढ़ेंगे तो वो क्या है, एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बनेगा। तो इस चीज से हमें तीन चीजें निकल करके आ रही हैं। एक तो देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि देश के जो लोग हैं उनको बसने का ज्यादा मौका मिलेगा और देश क्या है, शक्तिशाली राष्ट्र बनने को हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पॉलिसी थी।
अब इसी के तहत इसने क्या करा कि धीरे धीरे जो अपना साम्राज्यवादी वाली जो नीति है, ठीक है, जो भू राजनीति वाली नीति है कि भाई हमें ज्यादा इलाका बढ़ाना चाहिए, तो उसने उसकी शुरुआत कर दी। तो पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। देखिए अब इस मैप में आ जाइए आप, इस मैप में देखिएगा ये वाला जो इलाका है ये जर्मनी वाला है, ठीक है, ये जर्मनी वाला इलाका है, और जर्मनी का वेस्ट ये हो जाएगा पश्चिम ये, और इधर वाला हो जाएगा पूर्व, और इधर वाला उत्तर, और इधर वाला दक्षिण। तो इसने क्या बोला, पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। तो अब पूर्व में सबसे पहले कौन आएगा, पोलैंड आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पोलैंड आएगा, और पोलैंड को बहुत पेन देगा, पेन मतलब बहुत दुख देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। तो जितने भी जर्मन है ना, अलग अलग जगह जो रह रहे हैं, जो सबसे ताकतवर है नॉर्डिक आर्य जर्मन है, उन सबको क्या एक जगह ही इकट्ठा कर लिया जाए। तो उसने क्या करा, सबसे पहला जो प्रयोग करा वो पोलैंड पे नहीं करा। तो पोलैंड पे क्या है, वो अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं सफल भी होगा। अब आते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो अब नस्लवादी राज्य क्या है भाई, जो इसके नस्ल को लेकर के जो आधार थे, जो इसके विचार थे, किसके, हिटलर के, और जो नात्सीवादी के जो लोग हैं उनके जो विचार थे, उस विचारों के हिसाब से क्या है, हम एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश बनाए, हम उसकी स्थापना करें। क्या हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन हो, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोग होने चाहिए, और उस राज्य में ताकतवर, सुंदर, गुड लुकिंग, और मतलब जो अच्छे लोग हैं वो होने चाहिए, और उस देश की ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, सीमा क्षेत्र होना चाहिए, और उसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आराम से रहे और अपने देश के लिए काम करते रहे। ये विचारधारा नात्सीवादियों की है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना के लिए। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों की विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू शुरू कर दिया। देखिए अब इन्होंने क्या बोला है, जैसे ही ये लोग पावर में आते हैं तो शुद्ध जर्मन कौन है, नॉर्डिक आर्यन जर्मन। शुद्ध जर्मन ही वो है, बाकी तो सारे के सारे क्या है, अशुद्ध हैं, ठीक है, शुद्ध वही है। तो विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना का जो सपना था उनका, सोचा कभी जीवन में हिटलर ने सोचा था, वो सपना के ऊपर काम करना उसने शुरू कर दिया। उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। वांछित मतलब कि होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, तो और अवांछित इसको नहीं मानते, तो बेकार मानते। तो जिन्हें अवांछित मानते थे, अब अवांछित किसको मानते हैं, यहूदियों को मानते हैं, जिप्सियों को मानते हैं, अपंग लोगों को, अश्वेत जो काले लोग होते थे उनको, इन सबको अवांछित। वांछित तो हम किसी चीज को चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, अवांछित हम चाहते ही नहीं, भगाओ इनको यहाँ से, ठीक है। तो जिनको ये अवांछित मानता था उनको क्या करा, खत्म करना शुरू किया। नाची शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य वांछित का समाज बनाना चाहते थे। तो ये वांछित किसको मान रहे हैं, जो शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य हैं उनको मान रहे हैं। तो फिर अवांछित की श्रेणी में कौन कौन आएंगे देखेंगे। तरक्की और वंश विस्तार के लिए योग्य माना जाता था। तो जो वांछित है, जिनको हिटलर चाहता था, और चाहता हिटलर किसको है, जो शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य हैं उन्हीं को चाहता था। और यह माना गया कि तरक्की करने का अगर अधिकार है तो वो इन्हीं को है। अपना वंश विस्तार करने का मतलब अपने वंश बढ़ाने का, कि भाई अपनी जो जनरेशन है, अपनी स्पीसीज है, जो अपनी प्रजाति, उसको बढ़ाने का जो अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया, इन्हीं को दिया गया, कि भाई तुम ही इस चीज के काबिल हो कि एक स्वस्थ देश तुम बना सकते हो, बाकी तो ये यहूदी तो नहीं बना सकते। जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। मतलब जिनको अशुद्ध मान रहे हैं, असामान्य मान रहे हैं, अवांछित मान रहे हैं, नात्सियों की नजर में उन लोगों को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे लोगों को देश में या पूरी दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को तो क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। यही हिटलर की सोच थी। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम, ठीक है। अब ये यूथनेजिया एक दया मृत्यु कार्यक्रम चला गया। इसके तहत काफी लोगों को क्या करा जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा। अवांछित, अब अवांछित में कौन कौन आते थे, यहूदी आ रहे हैं, जिप्सियो आ रहे हैं, जिप्सियो भी एक समुदाय है, अश्वेत जो काले लोग होते हैं वो आ रहे हैं, रूसी और पोलिश मूल के लोगों में। देखो अब क्या हो रहा है, इसने क्या करा है कि वह जर्मनी के बाद इसने पोलैंड को कब्जा करा है, ठीक है। तो अब पोलैंड में जो पोलिश कौन है, जो पोलैंड में रह रहे हैं, पोलैंड के जो मूल निवासी है वो लोग, और रूसी जो रूस के जो कोई मूल निवासी लोग हैं वो, तो उन लोगों को भी क्या है, ये तो अवांछित ही मानता था। उसके लिए सबसे शक्तिशाली जो है, सबसे बेहतरीन है वो जर्मनी है। और जर्मनी में सबसे बेहतरीन कौन है, नॉर्डिक आर्य जर्मन। तो ये इन सबको क्या कर रहा है, इन सबको अवांछित मानता था कि इन सबको क्या कर देना चाहिए, खत्म ही कर देना चाहिए। जिप्सियों और अश्वेतों के साथ तो क्या करता था, उनकी नागरिकता छीनी। सबसे पहले तो क्या करा, नागरिकता छीन ली गई कि भाई तुम्हें जर्मनी की जो नागरिकता है वो नहीं मिलेगी। और नागरिकता छीनने के बाद क्या करा गया, उनको मार दिया गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की। अब आप सोच रहे होंगे सर सामाजिक विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या काम हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि कभी भी सामाजिक समस्याएं या सामाजिक जो क्राइटेरिया समाज हमारे लिए तय करता है वो हमें हमारी सफलता को छूने से नहीं रोक सकता।
अल्बर्ट आइंस्टीन खुद कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं? वो यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं? यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स भी कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। मतलब जिन यहूदियों को पूरा यूरोप क्या मान रहा था, उनको अशुद्ध अवांछित मान रहा था, हिटलर जैसे लोग तो बहुत दिन पर अत्याचार कर रहे थे। हम ये भी देखेंगे कि यहूदियों पर सभी ने अत्याचार करा है, यहूदियों पर सभी ने अत्याचार करा है, सिर्फ और सिर्फ भारत ने छोड़ करके। जब कभी भी भारत में यहूदी आए तो भारत ने उनको शरण दी है, उनको मान सम्मान बराबर का दिया। और ये बात यहूदियों का सबसे बड़ा देश, यहूदियों का एकमात्र देश है और वो है इजराइल। ये बात खुद इजराइल मानता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो किसने किया है? भारत ने किया है। बाकी किसी भी देश ने यहूदियों के प्रति मानवता वाली बात नहीं दिखाई। इसीलिए भारत और इजराइल के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, भारत और इजराइल के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन भैया हैं, तो ये खुद यहूदी परिवार से जन्म आते हैं और इनकी स्माइल देखिए, स्माइल तो बहुत अच्छी है। ठीक है, और वैसे तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी रखना चाहिए था, पर रखा ही है इनको तो। ठीक है, ओके। तो ये है कि यहाँ पे कोई भी सामाजिक क्राइटेरिया हमारे लिए क्रिएट हो, हमारी सफलता नहीं रुकनी चाहिए। अब आते हैं कि यहूदियों का क्या हाल जर्मनी के नाथसी शासन के दौरान होता है। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी, यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घटना भी थी। देखो, अब यहूदियों के प्रति जो नात्सियों की दुश्मनी ना, ये सबसे देखिए एक हमारे दिमाग में हमेशा सवाल आता है कि अगर किन्हीं दो समुदाय के बीच में, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में क्या है, कहीं दुश्मनी है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि भाई दुश्मनी है क्यों, ये लड़ क्यों रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी चीज, जो कोई भी घटना अगर हमें आज नजर आ रही है, ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना देश में, प्रदेश में, विदेश में, कहीं पर भी हमें कोई भी घटना जो आज नजर आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज का ही वो नहीं है। इसके पीछे बहुत पीछे की बहुत लंबी कहानी होगी, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बैकलॉग होगा कि हाँ वहां जाकर के हम जाएंगे ना तो इस कहानी का हमें क्या है, लिंक मिल जाएगा, इस कहानी का हमें क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि अगर अब ये यहूदियों की और नात्सियों की दुश्मनी किस बात के लेकर के, तो एक क्या है, ईसाई धर्म में एक परंपरा है, और परंपरा ये थी ईसाई धर्म की, ये माना जाता था कि जो ईसाई धर्म में ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, तो उनकी मृत्यु में किसका हाथ था? यहूदियों का हाथ था। तो इनको मारने में किसका हाथ था? यहूदियों का हाथ था। ये ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। ओके, ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। ठीक है, तो ईसाइयों की नजर में क्या था, ये मानते थे कि जो यहूदी है वो या तो हत्यारे हैं, क्यों है? क्योंकि उन्होंने ईसा मसीह को मारा। और जो ईसा मसीह जैसे महापुरुष को ना छोड़ सके तो फिर तो वो किसी को मार सकता, तो ऐसे लोग तो है ही हत्यारे, तो उनको हत्यारे मानते थे यहूदियों को। और दूसरा सूदखोर। सूदखोर कौन होता है? देखिए, सूद का मतलब क्या होता है? ब्याज। सूदखोर वो लोग होते हैं जब किसी को पैसा दिया जाता है और पैसा देने के बाद बहुत ज्यादा भारी ब्याज उससे वसूलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे 10th क्लास में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन है, उसने आपको 10,000 रुपए दिए एक महीने के लिए, 10,000 रुपए दिए और आपसे 5,000 रुपए क्या मांग लिया? ब्याज मांग लिया। तो अब ये 15,000 हो गए, ये 15,000 हो गए। और मान लो आपने अगर 4 महीने के लिए आपने पैसे ले लिए, तो 10,000 तो आपने जो लिए वो, और 20,000 आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो जितने पैसे आपने लिए थे उससे ज्यादा तो आपका ब्याज हो गया। तो सूदखोर कौन है? क्या जो बहुत ज्यादा ब्याज पैसा जब उधार देता है तो लेते हैं, तो वो सूदखोर कहलाते हैं। तो ईसाइयों की नजर में यहूदी कैसे थे? या तो वो हत्यारे थे या वो सूदखोर थे। व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। कौन? जो यहूदी धर्म के लोग हैं, वो व्यापार करके और धन उधार देने का, तो धन उधार देने वाला सूदखोर में आ गया, ये काम करके ही वो अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, जो यहूदी है ये यूरोप में रह रहे हैं। ओके, और हिटलर की बात नहीं, हमें यहूदियों के साथ काफी समय से ही क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनके ऊपर जो अत्याचार है वो होता हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि इनको जब ईसा मसीह की मृत्यु में इनका हाथ है, तो कहा गया है कि इनको एक श्राप मिला हुआ है कि भाई जब तक आप पृथ्वी पर रहोगे तब तक क्या है, आपके ऊपर अत्याचार ही होगा, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएं। पर ऐसा आप सत्य है या असत्य मैं पूरे 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, अब कहानी है। ओके, तो यहूदी जो है उनको क्या है, घेटो क्या है, एक तरीके से बिल्कुल अलग एरिया उनके लिए बनाया जाता है कि भाई तुम बिल्कुल अलग एरियाज में रहो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अपन लोगों ने इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी थी। पहला जो चैप्टर अपन लोगों ने शुरुआत करा था वो इकोनॉमिक्स का करा था। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 पढ़ा था।
पालमपुर गांव की कहानी। और पालमपुर गांव की कहानी में आपको याद होगा कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि जमीन में जो अपर कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके पास इतनी जमीन है, और दूसरी तरफ जो दलित जाति के लोग हैं उनके पास जमीन, और इनके जो घर मकान है वो कैसे हैं, बिल्कुल टूटे फूटे मिट्टी के से मकान हैं, और गांव के एक कोने में, मतलब बिल्कुल क्या है, एक सेपरेट इलाका जहां अलग ही कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग रखा जाता है, जैसे हमारे देश में दलित समुदाय को। वैसे ही क्या है, घेटो इसी प्रकार का है जहां पे क्या हो, बिल्कुल अलग एरियाज में लोगों को रखा जाए। तो यहाँ पर क्या है, जो यहूदी समुदाय के लोग हैं उनको क्या बिल्कुल अलग, सबसे अलग थलग रखा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे, और जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो बार बार में क्या है, नस्ल संहार। नस्ल संहार मतलब इनकी पूरी नस्ल को ही खत्म कर देना। उसके नाम पे बहुत सी बार जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनको मारते थे, पीटते थे और हत्या कर देते थे इन लोगों की। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, तो उन पे क्या है, हिंसा होती थी और फिर उनको उनकी बस्ती से भगा दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, और फिर उनको बचने का एक रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, ईसाई धर्म ने एक रास्ता दिया कि आप ऐसा बच सकते हो। ये था धर्म परिवर्तन का, कि भाई जो यहूदी धर्म है, जो ज्यूज है, ये ज्यूज क्या करें, क्रिश्चियनिटी को अपना ले, ईसाई धर्म को अपना ले, तो क्या होगा, हम इनको ये मारना पीटना, इनके ऊपर जो ये अत्याचार करना है ना, ये छोड़ देंगे। हाँ, ये छोड़ देंगे। तो अब यार ये क्या बात हुई कि भाई आप अभी तक तो ये कह रहे हैं कि आपने ईसा मसीह को मारा है, इसलिए क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पर फिर भी इनको क्या है, एक बचने का जो मौका है वो ये दिया गया कि भाई आप क्या है, ईसाई धर्म को अपना ले, तो क्या होगा, आप पे ये अत्याचार बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बात ये समझने की जरूरत है कि हिटलर से पहले के समय की मैं आपको बात बता रहा हूं, जब क्या हो रहा है, जब ईसाईयत, ईसाई धर्म ये अलाउ कर रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप बच जाओगे, पर हिटलर तो ये भी नहीं मानता है। हिटलर तो क्या चाहता है, स्वस्थ जर्मन आर्य वाला देश चाहता है। उसकी नजर में तो अगर यहूदियों से बचना है, यहूदियों को देश से हटाना, तो एक ही तरीका है, खत्म कर दो यहूदियों को। यहूदियों को क्या कर दो, खत्म कर दो। वो तो सिस्टम चाहता ही नहीं धर्म परिवर्तन, उसको धर्म से तो मामला ही नहीं है, उसका धर्म से मामला, वो तो जर्मन को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है, और उसकी तो विचारधारा ये है कि जो सबसे शक्तिशाली है वो जीवित रहे और जो बाकी कमजोर नस्लें है वो मर जाए। और शक्तिशाली कौन है, जर्मन आर्य। ओके, आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। तो काफियों को जब ये पता चला कि भाई ठीक है, अगर हम लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो हम बच जाएंगे, तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और जर्मन संस्कृति में ढल गए। हिटलर की दृष्टि में समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यह हिटलर से पहले का समय था, पर जब हिटलर आया तो हिटलर का तो मानना था ये सब फालतू की बातें हैं, अपन को ऐसा कुछ ही नहीं करना है, अपन को तो यहूदियों को पूरी तरीके से क्या कर देना है, खत्म कर देना, वो दिखने ही नहीं चाहिए मुझे तो। सन 1933 से 38 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरीके से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। तो सबसे पहले क्या आतंकित किया, मतलब उनको बहुत मारा, डराया, धमकाया, मारा गया। दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीब, उनको बिल्कुल गरीब कर करके आजीविका, जो उनका जीवन चलने के लिए है, उनके सारे साधनों को हीन, मतलब उनके सारे साधन संसाधन खत्म कर दिए गए और उनको बिल्कुल गरीब बना करके छोड़ दिया, और बाकी पूरे समाज से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, घेटों में, दड़बों में छोड़ दिया गया उन लोगों को। यहूदी फिर क्या है, बुरी स्थिति देकर के देश छोड़ करके भागने लगे, दूसरे देशों में जाकर के शरणार्थी बनेंगे, शरण लेंगे दूसरे देशों के। 1939 से 45 का दौर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज दर्शाता है। 1939 से 45 के दौर में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड या द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा है। के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंत है पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो पहले 1933 से 38 का दौर चल रहा है, फिर 1939 से 1945 में क्या है, युद्ध के साय में कि भाई विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा है, तो विश्व युद्ध क्या है कि एक तरफ तो हम लड़ ही रहे हैं, जो बाहर की शक्तियां उनसे लड़ ही रहे हैं, और क्या है, एक अगर अंदर अंदर जो हमारे ये यहूदी इनको भी क्या कर देंगे, मार देंगे, तो किसको पता चलेगा हमने मारा है, ऐसा बोल देंगे युद्ध में मर गए थे, बाहर वालों ने मार दिया। तो उस नाम पे युद्ध के साय में उसने हजारों लाखों यहूदियों को क्या है, मार दिया। तो उसने एक नई रणनीति बनाई, और जो पोलैंड में जो जमीनें उसके अंदर में आई थी, उसमें क्या है, वहां पे गैस चैम्बर बनाए गए। गैस चैम्बर क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा एक क्या है, एक होल सा एक बिल्कुल बना दिया जाता है, हजारों की संख्या में लोगों को ला करके उसमें छोड़ दिया जाता है, और फिर क्या है, जो पॉइजनियस गैस होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, वो गैस उन इलाकों में छोड़ दी जाती है, उन एरियाज में छोड़ दी जाती है, और हजारों लाखों लोग थोड़ी देर बाद ही उस गैस को सूंघते सूंघते मर जाते हैं। तो ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सामूहिक हत्या उन लोगों की करी जाती है, जो कि बहुत दुखद बात है।
अब आते हैं नस्ली कल्पना लोक या यूटोपिया। देखिए यूटोपिया या कल्पना लोक, ठीक है। लोक तो जैसे हम नहीं कहते हैं कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ठीक है, पृथ्वी लोक। लोक का मतलब एक आप ये मान सकते हैं एक दुनिया के रूप में देख सकते हैं, एक पूरा स्थान, एक पूरी दुनिया। कल्पना का मतलब क्या है, एक हमारी इमेजिनेशन, ठीक है। तो अब हिटलर या जो नाज़ी जो लोग हैं, जो हिटलर की विचारधारा को अपना रहे हैं, उनका क्या है, कल्पना लोक है। कि कल्पना लोक का मतलब क्या है कि पूरा विश्व के ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जो हम लोग सपने नहीं देखते यार, काश क्या हो, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। यूटोपिया या कल्पना दर्श, कल्पना लोक क्या है, एक ऐसा सपना उन्होंने संजोया है जो वो चाहते हैं, वो जो देखना चाहते हैं। तो नस्ली कल्पना लोक या यूटोपिया क्या है वो देखते हैं। युद्ध के समय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी और कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए थे। तो अब युद्ध के समय में क्या करा, काफी लोगों को मारा गया, ठीक है। और जो इन्होंने नस्लवादी, नस्ल के आधार पर पूरा एक कल्पना लोक जो बनाने की इन्होंने सोची थी, नस्ल के आधार पर जो इन्होंने पूरा एक कल्पना लोक बनाने की सोची थी, उसके सपने में क्या है, ये उस सपने को पूरा करने में ये लोग लग जाते हैं। क्योंकि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ में क्या है, बाहर तो लड़ ही रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, बड़े मुद्दों पर हमारी ज्यादा नजर होती है। जब जैसे मान लीजिए कि किसी देश की किसी से लड़ाई हो रही है, किसी देश की किसी से जब लड़ाई हो रही है, तो क्या होगा, हमारा उन देश की लड़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा। पर उसी देश में अगर कोई अंदर प्रॉब्लम चल रही तो अंदर की प्रॉब्लम पर कौन ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो यहां पर भी यही कि इन्होंने उस द्वितीय विश्व युद्ध के साय में क्या करा, लाखों लोगों को मार दिया। जनसंहार का मतलब क्या है, जनता का काफी भारी संख्या में लोगों को मारना। और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो एक सिक्का होता है हमारा, उस पर दो साइड होती है, हेड और टेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ से जनसंहार चल रहा था, लोगों को मारा जा रहा था देश के अंदर, यहूदियों को, जिप्सियों को, पोलैंड वालों को, ठीक है, अश्वेत लोगों को। और दूसरी तरफ क्या था, युद्ध भी चल रहा था। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। तो और जो पराजित पोलैंड, जो पोलैंड हार चुका था जर्मनी से, उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया, ठीक है। ये क्या था, जर्मनी था, और यहाँ पे पोलैंड था। तो ये जो उत्तरी पोलैंड का हिस्सा है वो काफी कुछ हद तक जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, और ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो पोलैंड में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, उनको मजबूरन बोला गया आप अपने घर, अपना माल सामान सब कुछ क्या छोड़ करके यहाँ से भागे। क्यों भागे, यहाँ पे कौन आएंगे, जो जर्मनी में रहते हैं जो लोग हैं ना, उनको यहाँ पे क्या है, बसाया जाएगा। क्योंकि उसका विचारधारा ये थी ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा जर्मनी के लोगों के पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया। मवेशी मतलब क्या होता है, जो जानवर होते हैं, ठीक है, जिन चराने के लिए ले जाया जाता है ना जानवर को, ऐसे मवेशियों की तरह क्या करा है, खदेड़ दिया गया, मारा गया, उनको भगा दिया गया वहां से। और दूसरा इलाका जब जनरल गवर्नमेंट नामक एक इलाका रखा गया, उस हिस्से में भेज दिया जाता है कि भाई किसके अधीन है, जनरल गवर्नमेंट जो एक सरकार है उसके अधीन में। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। तो जितने भी अवांछित तत्व है, चाहे यहूदी हो, चाहे जिप्सी हो, चाहे अश्वेत हो, अपंग लोग हो, शारीरिक रूप से विकलांग लोग हो, ये जितने भी लोग हैं, या ये पोलिश रूसी लोग हो, इन सबको क्या है, इसी जनरल गवर्नमेंट वाले इलाके में ला करके रखा जाता था। पोलैंड के अब क्या हुआ, सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा, पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा। जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो सवाल पूछ सकते थे, तो सबसे पहले तो उन्हीं को खत्म करा। क्योंकि वो सवाल पूछेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मानवता के खिलाफ है, ये पूरे विश्व में एक गलत संदेश देगा, ऐसा वैसा। तो सबसे पहले तो इन्हीं को खत्म कर दिया गया। पोलैंड को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पे क्या है, गुलाम बना लेने की चाल थी। भाई हम इनको खत्म कर देंगे ना, देखो क्या होता है कि एक ज्ञानी से 100 ज्ञानी पैदा हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ज्ञानी से 100 ज्ञानी पैदा हो सकते हैं। एक सूरज से कितनी किरणें निकलती है, तो एक अगर ज्ञानी को, एक हमें ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ दिया ना, तो क्या करेगा, वो हजारों लोगों को फिर से भीड़ इकट्ठी कर लेगा। वो समझाएगा लोगों को, देखो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो क्या होगा, एक को अगर हमने जिंदा छोड़ दिया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, पोलैंड के जितने भी जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे, जिनमें बहुत बुद्धि थी, ऐसे लोगों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो अब इससे क्या हो जाएगा, बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मानसिक स्तर पर गुलाम बना लिया किसको, पोलैंड वालों को। और आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिकता तो फिर जो भी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर वो सब कुछ जर्मन जैसा चाहता है वैसा ही होगा, तो गुलाम बनाने वाला। अब क्या हुआ, यहां पे पोलैंड पे लोगों को भगा दिया गया। अब जिन पोलैंड वाले में, पोलैंड के जितने भी परिवार थे और उनके जो बच्चे थे, जो उनके चिल्ड्रंस थे, उनको क्या करा गया, उन बच्चों को जबरन छीन लिया गया। और छीन करके क्या है, नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा गया। नस्ल विशेषज्ञ आप ऐसा मान सकते हैं, जो डॉक्टर्स हो, उनके पास भेजा गया और उनको बोला गया आप टेस्ट करें इनका, अगर ये
अगर इनके बच्चे, कोई भी बच्चा अगर जर्मन आर्य जैसा मिलता है, अगर जर्मन आर्य हैं उन जैसा मिलता है, तो क्या करा जाएगा, उनको जो जर्मन परिवार है ना वो पालेंगे। और अगर वो वैसा नहीं मिलता है, अगर वो वाली क्वालिटीज उनमें नहीं मिलती है, तो उनको क्या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाएगा, जहां पे कोई भी सुख सुविधा नहीं होगी, वो खुद पे खुद ही हो जाएंगे, क्या है, मर जाएंगे। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो गए, मतलब कामयाब होने का मतलब क्या है कि वो जर्मन, नॉर्डिक जर्मन आर्य निकल गए, तो क्या होगा, जर्मन परिवार उनको पालेगा। और अगर नहीं निकले तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, जहां उनमें से ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर मैंने भारत के अनाथ आश्रम की दिखाई है, जहां पे यहाँ पे तो बहुत केयर करी जाती है, ध्यान रखा जाता है वैसे, ठीक है। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो घेटो वही बिल्कुल एक अलग इलाका, और गैस चैम्बर जहां पर भारी संख्या में लोगों को ले जाकर के मारा जा सके। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो क्या है, कंप्लीट होता है। एक आपके बॉक्सेस में दिया हुआ है मौत का सिलसिला, ये भी अपन लोग पढ़ेंगे, और ये जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कोई भी समस्या आई हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बिल्कुल हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ते चले जाए। लास्ट लेक्चर देखें और फिर आगे के लेक्चर्स देखें, जिससे आप हर चीज़ को कनेक्ट करके पाएं, और छोटे छोटे आप उनको डिवाइड कर करके चले कि हाँ बस पहले मैं इतना सा पढ़ लूँ, फिर इसको पूरा अच्छे से समझ लूँ, और फिर आपको जो है पूरा एक कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।